सोलापुर तो दिल के करीब था, है और रहेगा। सोलापुर कभी छूट नहीं सकता। महीने में 8-15 दिन तो हम लोग गाँव में रहते हैं। गाँव कभी हमसे छूटा नहीं। कोई पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता है, किसी को दिलचस्पी नहीं थी। मेरे घर में इवन एक ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने कामों पर और अपने लोगों पर पूरा वो लोग फारूक शाब्दी कोई भी दूसरे तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ली। गलत फहमी फैलाई गई है ताकि हमारी वोट बैंक को थोड़ा सा धक्का पहुंचा सके। मेरे लिए कोई जात धर्म कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अजीत दादा पवार जब तक एनसीपी में थे तब तक सेक्युलर थे। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि एक आम बंदा फारूक शाब्दी एक सामान्य नागरिक सामान्य घर से आने वाला नेता बन जाए। एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो रिप्रेजेंटेशन देती है। मुझे लोगों का प्रैक्टिकली काम करना है, वो काम करने के लिए मुझे हिस्सेदारी चाहिए। हमारा मेन मकसद है कि इन लोग को रोकना, हमारा मकसद है संविधान को बचाना। जब वो लोग सत्ता में होते वो इनको ब्लेम करते, ये लोग सत्ता में होते तो ये उनको ब्लेम करते हैं। ब्लेम गेम बंद होकर लोगों के विकास के लिए काम होना बहुत सकता है। 2019 का फारूक शाब्दी was completely different। 2024 का फारूक शाब्दी is completely different। फारूक शाब्दी सोलापूरकरांसाठी हे नाव काही नवीन नाही। AIMIM पक्षाचे सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांचं काम लोकांना चांगलंच माहिती आहे। तर उभ्या महाराष्ट्राला शिक्षण क्षेत्रातला एक व्यक्ती जो यशस्वी उद्योजकही आहे असं म्हणून फारूक शाब्दी हे नाव माहीत झालंय। शेतीमध्ये स्वारस्य ठेवणारा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची परंपरा जपणारा नेता अशी त्यांची ओळख सर्वसामान्य माणसाला झाली आहे। पण गोरगरीब आणि अल्पसंख्याक समाजाला त्यांची ओळख ही त्यांचा मसीहा म्हणूनच आहे। सोशल मीडियावरचा एक हँडसम चेहरा म्हणून ते प्रचंड लोकप्रिय आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी गाजवलेल्या 2019च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांचा सोलापूरच्या राजकारणात दबदबा वाढलाय। नमस्कार, मी प्रेरणा देशमुख आणि मी आले सोलापुरात। आज आपण गप्पा मारणार आहोत फारूक शाब्दी यांच्यासोबत, जाणून घेणार आहोत राजकारण आणि समाजकारणाच्या पलीकडच्या या व्यक्तिमत्वाला। नमस्कार फारूक सर, कसे आहात? नमस्कार, मजे में हो एकदम। गुड टू नो दॅट। माझ्या मनात एक प्रश्न होता तुमच्यासाठी की फारूक शाब्दी या नावाची ओळख ना मल्टिपल लेवल्सला आहे। म्हणजे सोलापूरकरांना एक राजकारणी माहिती आहे जो स्टेजवर जाऊन तुफान भाषण देतो। अवघ्या महाराष्ट्राला शिक्षण क्षेत्रातला एक मोठा माणूस किंवा एक व्यावसायिक म्हणून तुमची ओळख आहे आणि गोरगरिबांमध्ये एक मसीहा म्हणता येईल। म्हणजे कसं की तुम्ही दानधर्म करता, समाजसेवा करता, हे सगळं ठीक आहे, पण एक 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 व्यक्तिमत्व म्हणून एक माणूस म्हणून तुम्ही स्वतःला कसं बघता? मेरे बारे में आपने इतना बता दिए, मुझे खुद को पता नहीं था। बट ठीक है, ये जो गरीब लोग का है, जो मुझे मसीहा भी बोलते हैं कभी कभार, ये सब इनका प्रेम है। अभी अगर देखा जाए तो मैं एक नॉर्मल परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी और मेरे पूरे परिवार, उनका जन्म यहाँ सोलापुर से दूर एक 50 किलोमीटर दूर महेंद्रगी करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही मतलब काफ़ी स्ट्रगलिंग डेज थे जी। हमारे। जो पिताजी के डैड यानी हमारे दादा और दादी दोनों काम करते थे। हमारा महेंद्रगी गांव वो बहुत फेमस था गिरनी कामगार, जैसे हैंडलूम्स के लिए। बिल्कुल। तो मेरे दादा भी काम करते थे, दादी भी काम करते थे, ऐसा घर चलाते थे। तो मेरे पिताजी काफ़ी छोटी एज से ही स्ट्रगल करना चालू कर दिए काम की तलाश में। यानी माइग्रेटेड टू मुंबई, वहाँ पर स्ट्रगल किया। फिर बिजनेस में थोड़ा 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 करके तरक्की करके ऐसे आज हम लोग को सब प्लेटर में मिला हुआ है, समझिए। हमारे पिताजी का ये कठिन वो है, स्ट्रगल है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर है और उसी को आगे लेके जाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो बस इन शॉर्ट ये है कि फारूक शाब्दी कुछ नहीं, एक नॉर्मल बंदा है और नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है।
हाँ, बट फारूक शाब्दी एक स्ट्रगलर है, एक बोलते बड़े ख्वाब देखने वाला बंदा है और उसको अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बंदा है. क्या बात आहे. नाही म्हणजे मला एक गोष्ट आवडली याच्यामध्ये, की तुम्ही मान्य करताय, की तुम्हाला प्लॅटर मिळालंय. बऱ्याच लोकांना सवय असते, की जे स्ट्रगल केलेले नाहीयेत त्यांना ग्लोरिफाय करतात. सो इट्स गुड टू नो, की तुम्हाला जाणीव आहे, तुमच्या मुळांची तुम्हाला जाणीव आहे. त्यावरून एक प्रश्न मला असा विचारायचा आहे, तुम्ही आताच म्हणालात, की तुम्ही मूळचे अक्कलकोटचे आणि व्यवसायासाठी तुमचे वडील मुंबईला मुंबईला. गेले. सो ते मायग्रेट झाले. त्यामुळे तुमचा व्यवसायही मुंबईत आहे. मग सोलापुराशी नातं कसं जुळलं? हम लोग मैं मेरा परिवार चाहे बिजनेस के लिए हम लोग मुंबई गए, लेकिन हमारा नाता हमारे गांव के साथ अटूट एकदम फर्मली बंधा हुआ है. महीने में 8-15 दिन तो हम लोग गांव में रहते, गांव कभी हमसे छूटा नहीं. अच्छा. तो ठीक है, अब काम के लिए हम लोग मुंबई चले गए, वो कर्म भूमि बना दी उसको, लेकिन सोलापुर और अक्कलकोट तो हमारा वतन है और हम लोग हमेशा इसके साथ जुड़े हुए हैं और रहेंगे. ऐकून चांगलं वाटतंय, की तुम्हाला आजही आवडतंय, की तुम्ही तुमच्या मुळांशी घट्ट नातं जोडून राहू इच्छिता. तुम्हाला तुमच्या परिवाराच्या स्ट्रगलची जाणीव आहे. आणि या घडीला जसं तुम्ही म्हणालात, तसं तुम्ही व्यावसायिक आहात. वडिलांनी सुरुवात केली, तुम्ही त्यांचा व्यवसाय पुढे चालवला आणि या घडीला तुम्ही यशस्वी व्यावसायिक असे म्हटले जाता. मग मला हा प्रश्न विचारायचा आहे, की व्यवसाय व्यवस्थित चालू होता. तुमचं आयुष्य छान चाललेलं. मी तुमचे YouTubeचे व्हिडिओज पाहिले. तुम्ही तुमच्या परिवाराला एकदम क्लोज आहात. सगळं छान चाललेलं असताना अचानक राजकारणात येण्याचा निर्णय का घेतला? म्हणजे अ, हा एक विचार करून घेतलेला निर्णय आहे, की तुम्हाला आवड होती म्हणून तुम्ही आलात? नहीं नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई विचार या सोच समझ के किया गया फैसला नहीं है. अच्छा. ये तो बस सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स बोल सकते हैं जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी उम्र से इस पॉलिटिक्स से ही मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि हमारे पिताजी काफ़ी सोशल काम करते थे और सामाजिक काम करते 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 हम लोग ने भी जो भी हमसे हो सका वो किए. लेकिन थोड़ा जब मैं इस लायक बना कि मैं भी कुछ कर सकूं लोगों के लिए, तो मुझे ये समझ में आया कि समस्याएं बहुत है अच्छा. और उसको पूरी नहीं की जा सकती एज अ इंडिविजुअल. राइट. अगर कोई एक अकेला आदमी अगर किसी का सब कुछ पूरा नहीं कर सकता, तो मैंने ये सोचा, हालांकि मेरे ख़ानदान में कोई पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता है, किसी को दिलचस्पी नहीं थी. मेरे घर में इवन एक ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं था. मतलब नेपोटिज्म का कोई रोल नहीं है. नहीं. तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर कुछ करना है ऑन अ बिगर स्केल, राइट. तो आपको यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम. और उसके लिए पॉलिटिक्स ही सबसे सही जगह है कि जहाँ पर आप अपने लोगों के लिए सवाल पूछ सको, मांग कर सको और उसे पूरी कराकर लोगों तक पहुँचा सके. तो सोशल कामों को बड़े लेवल पे करने के लिए, अच्छा. लोगों को, गरीब लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए और मैं पॉलिटिक्स में कूद गया. अब 10 साल हो चुके हैं, आई एम स्टिल ट्राइंग. देखते आगे क्या होता है. सर, आता जसं तुम्ही म्हणालात, की राजकारणात येणं यामागे बरीच कारणं आहेत तुमच्या आयुष्यातली. तुम्हाला सिस्टीमचा भाग बनायचं आहे. तुम्हाला ग्राउंड लेवलला ॲज अन इंडिव्हिज्युअल म्हणून जे काम करता येत नाही, ते राजकारणी म्हणून करायला आवडेल. आणि जेवढा तुमचा सोशल मीडिया मी ऑब्झर्व्ह केला आहे आणि आम्ही बघत असतो, की सोशल मीडियावर तुमची टीम, तुमचे फॅन्स खूप ॲक्टिव्ह आहेत. पण त्याचसोबत जे मी पर्टिक्युलरली नोटीस केलं ते असं होतं, की तुम्ही मुस्लिम समुदायाच्या कार्यक्रमांमध्ये ईद असेल किंवा तुमची इफ्तार चे कार्यक्रम असतील, यात तुम्ही सहभागी दिसतात. पण त्याचसोबत तुम्ही हिंदूंच्या गणेश महोत्सवात दिसणार किंवा तुम्ही नवरात्रीत दिसणार. याचा अर्थ तुम्ही दोघी गोष्टींना इक्वल मानून चालता. म्हणजे तुमचा तेवढा सहभाग आहे. यामध्ये एक प्रश्न असा येतोय, की तुमच्याकडे ऑप्शन होता, की तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणजे NCP किंवा काँग्रेस यासारख्या पक्षांकडे जाऊ शकत होते, की ज्यांना अजूनही धर्माची किनार आलेली नाही आहे. मग तुम्हाला काय वाटतं, तुमची जी ही छबी आहे, की तुम्ही सगळ्या धर्मांमध्ये समभाव मानता आणि तसेच वागता, तर MIM पक्षात गेल्यामुळे किंवा MIMची कॅन्डिडेसी तुम्ही घेतल्यामुळे
तुमच्या या इमेजला धोका होऊ शकतो का किंवा एखादा निगेटिव्ह परिणाम होऊ शकतो का? नहीं नहीं, इसको जो आप पूछ रहे हैं, हं, इसको कम्प्लीटली हम नकार नहीं सकते हैं। समवेयर कुछ हद तक इससे कुछ डेंट लग सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में है कि एमआईएम पक्ष ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे अपने कामों पर और अपने लोगों पर पूरा यकीन है। वो लोग फारूक शाब्दी को कोई भी दूसरे तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें। जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, और एमआईएम पक्ष ये जो आज बोलते हैं एनसीपी सेक्युलर है, कांग्रेस सेक्युलर है, जो भी इतर पक्ष, एमआईएम पक्ष कौन बोलता है सेक्युलर नहीं है? ये सब ये एक गलतफ़हमी फैलाई गई है ताकि हमारी वोट बैंक को थोड़ा-सा धक्का पहुंचा सके। क्योंकि लोगों को ये डर है कि अगर एमआईएम मजबूत हो गई तो कुछ लोगों का धंधा बंद हो जाएगा, राजकीय धंधा। तो इस वजह से ये गलतफ़हमी लोगों में वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो फारूक शाब्दी एज़ एन इंडिविजुअल आप मानेंगे तो मेरे लिए कोई जात धर्म कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं जो बिज़नेस करता हूँ, ज़्यादातर मेरे पार्टनर्स जो हैं वो मारवाड़ी, गुजरातीज़ एंड सिंधीज़ हैं। हं, हं, हं. तो मैं बिज़नेस में भी उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, और अक्कलकोट से थोड़ा ताल्लुक़ रखता हूँ। तो लिंगायत कम्युनिटी के साथ भी मेरे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध रहा है, मेरे भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो मेरे दोस्तों में काफ़ी नॉन मुस्लिम दोस्त हैं। तो फारूक शाब्दी सबके लिए है, वेदर वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी समाज का हो, मुझे समाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं सबको इक्वल समझता हूँ और सबको एक साथ लेके चलूँगा ऑलवेज। पण तरीही मला असं वाटतंय की धर्माचं राजकारण हे होत आलंय, बरोबर? तुम्ही माझ्या मुख्य प्रश्नाला उत्तर नाही दिलंय. मी तुम्हाला तेच विचारते की एनसीपी किंवा काँग्रेस या सेक्युलर पार्टीज आहेत. यांना कुठल्याही धर्माची किनार अजून तरी लागलेली नाहीये. मग तुम्ही त्या पक्षांमध्ये का नाही गेलात? मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप ही मुझे बताएं कि ये सेक्युलरिज़्म का डेफिनेशन क्या है? ये सेक्युलर वर्ड सिर्फ पॉलिटिक्स में यूज़ हो रहा है, हं, लेकिन इसको सही मायनों में मैं समझता हूँ कोई समझ रहा नहीं है और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हं, हं. अब यही एनसीपी की आप बात कर रहे हो, जी. तो ये अजीत दादा पवार जब तक एनसीपी में थे तब तक सेक्युलर थे, शरद पवार गढ़ में। आज वो बीजेपी में चले गए, तो आप क्या बोलना चाहोगे? ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। जी. ये किसी ने अपने आप को सेक्युलर बना लिया है। ऐसी कोई एजेंसी तो नहीं है जो सर्टिफाई करती है कि दिस इज़ सेक्युलर और दिस इज़ नॉट। ये मैं खुद बोल सकता हूँ कि आई एम सेक्युलर। करेक्ट. तो ये क्या प्रूव हो गया कि फारूक शाब्दी सेक्युलर और नॉन सेक्युलर? तो अगर कोई ऐसा सर्टिफाई करने वाली कोई एजेंसी ने इनको सर्टिफिकेट दिए तो मैं मानूँगा। रही बात इन इन लोगों की पार्टी में नहीं जाने का, आप जो सवाल कर रहे हैं, तो ये पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जैसे लोगों का इस्तेमाल करना चाहते ओके. हैं। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे हं, हं. कि एक आम बंदा फारूक शाब्दी जैसा, एक सामान्य नागरिक, सामान्य घर से आने वाला नेता बन जाए। ये लोग हम लोगों को सिर्फ़ दरी बिछाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए, कार्यकर्ता. कार्यकर्ता, नारे लगाने के लिए जी. रखेंगे। हं, हं. व्हेयरएज़ एमआईएम में ये चीज़ नहीं है। एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो रिप्रेजेंटेशन देती है, हं, हं. जो एक नॉर्मल बंदे को उठाकर भी नेता बनाने का मौका देती है। एमआईएम में एक नेता का बच्चा नेता नहीं बन रहा है। एमआईएम में एक आम कार्यकर्ता, एक आम वर्कर जो है वो नेता बनेगा। तो जहाँ रिप्रेजेंटेशन है, फारूक शाब्दी सिर्फ कोई ओहदा लेने के लिए, कहीं अध्यक्ष बनने के लिए नहीं। मुझे वो सब नहीं करना है। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। अच्छा. मुझे लोगों का प्रैक्टिकली काम करना है। वो काम करने के लिए मुझे हिस्सेदारी चाहिए। इस सिस्टम का हिस्सा बनना है, इसलिए मैं एमआईएम को चुना हूँ जो हिस्सेदारी दे रही है, और होपफुली मैं एमआईएम से जीतूँगा तो मैं हर समाज का, पिछड़ों का, सबका काम करूँगा। सर, आत्ताच तुमच्या बोलण्यात असं तुम्ही म्हणालात की एम-आय-एम हा पक्षसुद्धा सेक्युलर पक्ष आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी 2 अलायन्सेस आपल्या देशात मुख्यपणे बनल्या होत्या. एक इंडिया आणि एन-डी-ए.
मग MIM पक्ष इंडिव्हिज्युअली का लढला, या अलायन्समध्ये का नाही गेला? कारण अलायन्समध्ये गेला असता तर या घडीला सत्ताधारी पक्षात किंवा अपोजिशनमध्ये स्ट्रॉंगली उभा राहू शकला असता. मग काय कारण होतं की या अलायन्सपैकी, दोघी अलायन्सपैकी एकाही अलायन्समध्ये आज MIM पक्ष दिसत नाही? नहीं, स्ट्रांगली खड़े रहने की अगर बात है हम्म, तो एमआईएम अकेली भी स्ट्रांग है. इट इज़ मच मोर स्ट्रांगर देन इंडिया और एनडीए अलायंस. ओके. वो एग्जाम्पल तो आपने अभी देखे होंगे जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था. जी, वक्फ बोर्ड. हाँ, वक्फ बोर्ड का. तो एमआईएम के एक खासदार है बैरिस्टर असदुद्दीन Yes. ओवैसी. वो अकेले ही होने के बावजूद वो बिल का उन्होंने विरोध किया और उसके खिलाफ बोला. वेरेज इंडिया अलायंस कहाँ थी, वो तो दिखी भी नहीं. तो ये स्ट्रेंथ की बात जो है, अकेले रहने के बावजूद, मैं हमेशा से बोलते हुआ हूँ, नंबर मायने नहीं रखते. आपके अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए लोगों के सवाल को निडरता से उठाने के. तो वो एमआईएम वालों में है. तो ये है. और ये जो लोकसभा इलेक्शंस है, इसमें अलायंस की बात आप कर रहे हैं, तो शायद आप आराम से थोड़ा रिसर्च करना. लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर महाराष्ट्र के जो हमारे उस टाइम के खासदार थे औरंगाबाद के, इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने ऑफ़र भी किया था कि इंडिया अलायंस साथ में ले ले. और नॉमिनल कोई ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा सीटें चाहिए. बट अनलकीली हमारी बदकिस्मती मैं बोलूँगा, चलो ठीक है, उन्होंने हमारा ऑफ़र स्वीकार नहीं किए और हम लोग को नहीं लिए. ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लोगों में एक मैसेज जाता है कि एमआईएम अलग लड़ती है, लेकिन हकीकत ये है कि हमने ऑफ़र किए थे, हमारे ऑफ़र को माना नहीं गया, जिसकी वजह से हम अकेले लड़े. और लड़े भी तो हमने ज़्यादा सीटें नहीं लड़े, 4-5 लड़े, आउट ऑफ विच वी वन 1. हम लोग एक जीते. और बिहार में, औरंगाबाद में अच्छा परफॉर्मेंस रहा. हमारा मेन मकसद है बीजेपी को रोकना. अच्छा. ये जो कम्युनल हेट्रेड फैलाकर, स्पेशली कुछ धर्म के खिलाफ ये लोग एक्शंस लेकर, स्पेशल कानून बनाकर ये जो हेट्रेड की राजनीति कर रहे, हमारा मेन मकसद है कि इन लोग को रोकना. हमारा मकसद है संविधान को बचाना. यावरूनच माझा दुसरा एक प्रश्न आहे की समजा तुम्ही आमदार झालात, तुम्ही निवडून आलात, त्यानंतर जर तुम्हाला मवियाने ऑफर दिली की सरकार स्थापण्यासाठी तुम्ही आमच्यासोबत या, तर तुम्ही जाणार का? बीजेपी को रोकने के लिए जो स्टेप लेना पड़ेगा हम लोग वो लेंगे. ओके. और एंड फैसले तो हमारे आला कमान तय करेंगे. बट हमारा मेन मकसद बीजेपी को रोकना है. ओके. सो तुम्हाला ही क्लॅरिटी आहे की तुम्हाला या निवडणुकीतनं काय अपेक्षित आहे आणि तुमच्या जनतेसाठी तुम्हाला काय करायचं आहे. तुम्ही मागे एक वाक्य वापरलं की राजकारणात जात धर्म नाही तर जज्बा असावा लागतो जिंकण्याचा, लोकांचे प्रश्न सॉल्व्ह करण्याचा, आणि त्यात तुम्ही इम्तियाज जलील सरांबद्दल बोललात. आता इम्तियाज जलील सर तुम्हाला माहिती असेल, बरीच वर्ष पत्रकार होते, उच्च शिक्षित व्यक्ती आहे आणि MIMचे छत्रपती संभाजीनगरचे ते खासदार सुद्धा राहिलेले आहेत. तुम्हाला काय वाटतं की इम्तियाज जलील सरांकडनं शिकण्यासारख्या कोणत्या गोष्टी आहेत? इम्तियाज़ जलील साहब के पास से तो ऐसे बहुत सारी उनके जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ, जो उन्होंने राइट फ्रॉम पत्रकार से लेकर 15 दिन का जो स्पैन था, 15 दिन में उसको आमदार छोड़ झाले के होते. आमदार बन गए. हो हो. तो वो एक एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं कि अगर बंदा चाहे तो कुछ भी हो सकता है. और उनके पीछे पब्लिक अगर सपोर्ट करे तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल. तो सारी चीज़ें इम्तियाज़ जलील साहब से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लायक है. बट उनका जो बात करने का तरीका है, जी. मैंने पहले भी बताया हूँ कुछ इंटरव्यूज़ में, महाराष्ट्र में वैसा निडरता से और इतना क्लैरिटी से बात करने वाला बिल्कुल. नेता नहीं है. तो होपफुली अगर मैं जीत गया तो इम्तियाज़ जलील साहब से ट्रेनिंग लेके उनकी जैसी बात करेंगे. बिलकुल. आम्हाला पण आवडेल तुम्हाला आणि इम्तियाज सरांना सोबत बघायला. त्यावरून माझा आणखी एक प्रश्न तुमच्यासमोर आता येतोय की एकूणच महाराष्ट्राचं राजकारण बघता तुमच्याकडे जे जे ऑप्शन्स अवेलेबल असतील महायुतीला रोखण्याचे, ते सगळे तुम्ही आजमावणार आहात. यावरून मला एक सांगा आता की महाराष्ट्रात सध्या
आणि इनफॅक्ट लोकसभेला पण सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा मुद्दा ठरला होता तो म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा. मग ते धनगर आरक्षण असेल, मराठा आरक्षण असेल किंवा मुस्लिम आरक्षणाचाही मुद्दा आहेच. आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला जो फटका बसला, महायुतीने जे क्लेम केलं होतं की आम्ही जिंकून येणार, हम्म. 400 पार, हा. बरोबर. हा फटका महायुतीला मोठा बसला आणि महाराष्ट्रात तर त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहेच. बऱ्याच पार्टीज एकत्र येऊन सत्ता बनवली आहे. तर या सगळ्यात असं म्हटलं जातं की सगळ्यात मोठा फटका हा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पडलाय. तुम्हाला काय वाटतं? एकूणच आरक्षणाच्या या पॉलिसीबद्दल, तिच्या गरजेबद्दल आणि या राजकारणातल्या तिच्या रोलबद्दल तुमचं काय मत आहे? नहीं, देखिए मैं तो इसका जिम्मेदार सरकार को ही मानूंगा, ओके. क्योंकि ये सरकार ही है जो लोगों के दिमाग में भरती है। ये लोग इलेक्शन जब आते हैं तो ये लोग आते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देवेंद्र फडणवीस साहब इलेक्शन के टाइम पहले आए थे, उन्होंने ही बोले थे कि धनगर समाज को आरक्षण दिया जाएगा, हमारे सोलापुर में आकर बोले थे। आज उसी मांग को कैरी फॉरवर्ड अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनकी क्या मिस्टेक है? हमारे मराठा भाई है, आज मैं ग्रामीण में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ उनकी सिचुएशंस क्या है, उनकी इकोनॉमिकली वाकई में उन लोग को मेडिकल इश्यूज हो, उनकी खेती का मसला हो, उनका हाउसिंग का हो, उनकी पढ़ाई का हो, बच्चों की, उनकी तमाम चीज़ों में वो लोग पिछड़े हुए हैं। तो अगर यही सरकार ने इनको आश्वासन दी थी कि हम आपको ये आरक्षण देंगे, आज यही लोग अगर नहीं मिलने पर इसकी मांग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी गार्डियन होती है। जी. सरकार का ये फ़र्ज़ है मेरे हिसाब से कि अगर आपने कुछ चीज़ बोले हो तो आप कैसे भी उसको कानून के ढांचे में बिठाए और जो भी जिम्मेदार है हर समाज की, जैसे मराठा समाज है, धनगर समाज है, इनसे बात करें और इमीडिएट इसका तोड़का निकाल कर इसका हल निकाले। जी. इसके साथ साथ मैं तो ये भी, हमारा जो हाई कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण एजुकेशनल रिजर्वेशन 5% को 5%, वो अप्रूव किया है, तो वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सो कॉल्ड आप जिसको सेक्युलर बोलती है, वो लोग भी सत्ता में थे, जी. वो लोग चाहते तो तब वो लोग दे सकते थे। हम्म. लेकिन ये सब ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स चल रही है। लोगों का सही मायनों में काम करने का मुझे तो ऐसे दिखता नहीं कि इनके अंदर जज्बा है। वो कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी हो या विरोधक हो। तो बस मेरी तो यही दुआ है कि मराठा भाइयों को भी मिलना चाहिए, धनगर लोगों को भी मिलना चाहिए, कानूनी ढांचे में बिठाकर, और मुसलमानों का जो अप्रूव्ड है वो तो विथ इमीडिएट इफेक्ट कैसे भी मिल जाना चाहिए। ओके. सो तुमच्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की इक्वल अपॉर्च्युनिटीज मिळण्यासाठी आरक्षण गरजेचं आहे. देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप बोल लो, लेकिन वो इक्वल है या नहीं पता नहीं। अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए मैं तो बोलूँगा, अच्छा. वो उसको आप गेज नहीं कर सकते कि आरक्षण मिलने के बाद भी वो लोग इक्वल आ रहे या नहीं दूसरे समाज के साथ। करेक्ट. बट एटलीस्ट वी आर ओपनिंग डोर्स फॉर देम। हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चांस दे रहे हैं। तो अगर मुसलमानों की बात करें, 5% आरक्षण की बात है, 5% में आप समझते हो कि हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी के लायक खड़े हो जाएंगे दूसरे समाज के साथ? नहीं हो सकता। लेकिन एटलीस्ट 5% तो दीजिए, ताकि हमारे समाज के बच्चे भी आपको IAS IPS बड़े बड़े ओहदों पर दिखे। ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे, इतने ज़हीन, इतने टैलेंटेड बच्चे पैसों की कमी की वजह से आज उनको मौके नहीं दिए जा रहे। यंग एज में शादियां हो जा रही है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, माँ बाप मजबूर है। तो अगर ये सब आरक्षण होगा तो हमको भी इक्वली ना सही कुछ हद तक अगर चांस मिलेगा, तो मैं समझता हूँ अगर आज शुरुआत होगी, वो 5% बच्चे अगर पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में कुछ बनेंगे, खुद स्टेबल हो जाएंगे, तो वो अपनी मेहनत से, अपने किए हुए कामों से और समाज के दूसरे लोगों को आगे लेकर जाएंगे। तो ऐसे एक सिलसिला चालू हो जाएगा। तो मेरी ये मांग है कि होना चाहिए, बट इन द एंड वही है कि जब वो लोग सत्ता में होते हैं तो वो इनको ब्लेम करते हैं, ये लोग सत्ता में होते तो ये उनको ब्लेम करते हैं। ब्लेम गेम बंद होकर लोगों के विकास के लिए काम होना बहुत ज़रूरी है। हे खरं आहे. म्हणजे तुम्ही जे म्हणताय की
आरक्षणाच्या मुद्द्याचा किंवा आरक्षण या शब्दाचा वापर हा फक्त आणि फक्त वोट बँकसाठी केला जातो, मतं मिळवण्यासाठी केला जातो आणि त्यानंतर आंदोलनं होतात, एवढं होतात, इतकी प्रॉमिसेस दिली जातात आणि ती फॉलो केली जात नाहीत. आणि हे आपल्यासमोरचं प्रूफ आहे. ह्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं वावगं नाही आहे हे म्हणण्यात, की खरंच आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर हा फक्त आणि फक्त राजकारणासाठी आणि मतं मिळवण्यासाठी केला जातो. तुमच्या बोलण्यात आता एक मुद्दा असा आला, की राजकारण आणि आरक्षण हे जर वेगवेगळं झालं तर या सगळ्या समाजाच्या यूथला किंवा मुलांना अपॉर्च्युनिटीज मिळतील, इक्वल मिळतील नाही मिळतील हा नंतरचा भाग आहे, पण अपॉर्च्युनिटीज त्यांना संधी मिळतील की ते समाजात कुठेतरी पुढे जाऊ शकतील. आई वडील मुलींची लवकर लग्न करतात, त्यांना लवकर पोटापाण्याची सोय लावायला लावतात. याचा अर्थ यूथला स्वतःसाठी झगडावं लागतंय, स्वतःच्या अपॉर्च्युनिटीजसाठी झगडावं लागतंय. मी सोलापुरात आले सर, आणि मी बऱ्याच ठिकाणी पाहिलंय की सोलापूर मी जे इमॅजिन केलं होतं तसं नाही आहे. हे मी स्पष्टपणे तुम्हाला नाही आहे ना? सांगेन. त्यामुळे काय आहे, म्हणजे मी जे ऐकून होते, म्हणजे मला आठवतंय लहानपणी घरी सोलापुरी चादर असेल तर म्हणजे आमच्या घरातली थंडी गायब झाली असा एक समज असायचा. त्यामुळे एक डोक्यात होतं की अच्छा सोलापुरी चादर, मग सोलापूरमध्ये मला काहीतरी दिसेल, पण मुळात मला ते नाही दिसलं. त्यावरून मला असा प्रश्न पडतोय की तुम्हाला काय वाटतं की सोलापूरमधल्या कोणत्या अशा गोष्टी किंवा कोणते असे सेक्टर्स आहेत ज्यांच्यावर खूप काम करण्याची, त्यांचा खूप विकास करण्याची गरज आहे? सोलापुर एक ज़माने में महाराष्ट्र स्टेट का एक नामी गिरामी शहर था। सोलापुर की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन आज आप भी आए हैं सोलापुर में, आपने भी देखा होगा कि सोलापुर का जितना नाम है प्रैक्टिकली देखने के बाद वैसे सोलापुर एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ वैसे नहीं दिखता। राइट. तो सोलापुर में काफ़ी पहले तो मतलब हमारे चाइल्डहुड से ही हम लोग सुनते हुए आते थे सोलापुरी चादर टॉवेल, बिल्कुल, चादर बिल्कुल. टॉवेल। लेकिन आज जो स्टेज पे होना चाहिए था सोलापुरी चादर और टॉवेल को, वो उसका 10% भी नहीं है। तो उसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ यहाँ के जो भी लोकल लीडर्स हैं, जिन्होंने यहाँ बढ़ावा नहीं दिया ये सब ट्रेड को। इसके अलावा आज सोलापुर में स्टिचिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सिलाई की। जैसे हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने भी ये वादा करके गए थे, सेम आरक्षण जैसा ही वादा था ये भी, कि आर्मी के जितने भी ड्रेसेस होंगे वो सोलापुर से स्टिच होके जाएंगे। तो वो भी कुछ नहीं हुआ। तो पोटेंशियल बहुत है सोलापुर वालों के पास। अलग अलग बिजनेसेस थे जो आज बंद हो चुके हैं, पूरी मील बंद हो गई है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई है और लोगों को माइग्रेट करके दूसरी बम्बई या पूना की तरफ जाना पड़ा है रोज़गार के लिए। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं। अनलकीली मतलब बदकिस्मती है हमारी कि सोलापुर किसी ज़माने में जो था उससे माइनस हो गया है। आज जो ग्रोथ दूसरी सिटीज़ की हुई है, रियल एस्टेट के प्राइसेस अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो ग्रोथ, जो रिटर्न दूसरी सिटीज़ में मिला है आने वाले ये कमिंग ईयर्स में, जो गए साल में है, उतना सोलापुर में उतनी ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये सब रिलेट करता है बिजनेस से ही। जिस शहर में कारोबार होगा वो शहर की तरफ लोग अट्रैक्टेड होते हैं। जिस शहर में दूसरी सहूलतें होगी, जैसे एजुकेशन की सहूलत हो, बिजनेस अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो। आज सोलापुर, आज हम लोग एयरपोर्ट के लिए तरस रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है बहुत जल्द चालू होने वाला है एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े वर्ल्ड के बायर्स भी अगर आना चाहे वो नहीं आ सकते। सोलापुर इतना लकी है जोग्राफिकली कि ये बॉर्डर पर आता है महाराष्ट्र कर्नाटक के। करेक्ट. तो यहाँ से आपको बीजापुर मिलता है, गुलबर्गा मिलता है और अनेक कर्नाटक के और भी, जहाँ से लोग यहाँ पर सोलापुर एक बड़ी सिटी होने की वजह से लोग आते हैं। और सोलापुर में टूरिज़्म के लिए इतना सारा स्कोप है, यहाँ अलग अलग मंदिर हैं। तो बिज़नेस वाइज अगर आप सोलापुर को पकड़ेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी सही मार्केटिंग नहीं हुई है या उसको सही सपोर्ट नहीं मिला है। मेरे हिसाब से करने की आवश्यकता है, करेंगे, मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। जी. तुम्ही आत्ताच टुरिझमबद्दल बोललात. सो मी जेव्हा पुण्याहून इथे आले, मी विचार केला होता की मी 2 दिवस थांबतीये तर बघते, आसपास जाऊन काहीतरी बघते. पण एक
बोटावर मोजण्यासारख्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत की ज्या मी बघू शकते. पण मी जे नोटीस केलं जनरली की फॅमिलीसाठी प्लेसेस कमी आहेत. अ, त्याबद्दल काय वाटतं? त्यासाठी काय करता येऊ शकतं किंवा काय केलं गेलं नाहीये? बहुत अच्छी बात की आपने। अगर मैं ये बोलूँगा तो फैमिली वाले जितने भी हो, वो लोग खुश हो जाएँगे। क्योंकि उनको सही मायनों में उनके बच्चों के लिए हं. यहाँ पर कहीं पिकनिक लेके जाने के लिए, साइट सीइंग के लिए, आउटडोर कहीं लेके जाने के लिए, कोई ऐसा सरकार की तरफ से या कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ वो नहीं। हाँ, धार्मिक स्थल बहुत है। जी. हाँ, धा मतलब मंदिर है, दरगाह हैं, वो सब है। लेकिन बिसाइड्स दैट आपको एक दूसरा एज ग्रुप है, अ, उसके लिए भी कुछ चाहिए। फिर प्लस उससे हट के भी जी. फॉर घूमने-फिरने के लिए जगह चाहिए। बेसिक तो गार्डन्स, मॉर्निंग वॉक बेसिक गार्डन्स असले पाहिजे किंवा मॉर्निंग वॉकसाठी जागा असली पाहिजे किंवा आहेत जागा आहेत, पण दे आर नॉट मेंटेन्ड। अच्छा. हाँ, अभी स्मार्ट सिटी के नाम पर वाटर एंड लाइट शो बना हुआ है। अब ये ठीक है, वाटर एंड लाइट शो है, बना दिया आपने, नाही, पण लेकिन किती दिवस ते ते बघणार? वही मेरा ऑप्शन्स सवाल का है। नाहीयेत? ऑप्शंस कुछ नहीं है। यहाँ पर एक किला भी है, जी. तो बट वो किला भी बस एक इतना उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया है। जी. तो ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है कि उसको अ, वापस से उसकी कंडीशन सुधारे, लोगों के लिए उसको खोले। जैसे यहाँ करीब में एक नलदुर्ग करके जगह है, वहाँ ओके. पर भी किला है, वहाँ पर बोटिंग राइड और वगैरह वगैरह टिकट लेकर होती है। तो टिकट देने हमारी सोलापुर की जनता भी राज़ी है, बट उनके लिए फैसिलिटीज़ वो करना चाहिए और पार्क्स बनना चाहिए, जिसकी वजह से बड़े बुजुर्ग को पार्क्स का मज़ा ले सके, अपनी हेल्थ को सुधार सके, बच्चे जाकर वहाँ एंजॉय कर सके, स्टूडेंट्स जाकर वहाँ पढ़ राइट. सके। एक नाम के लिए ज़ू है सोलापुर में, अब वो ज़ू में पता नहीं क्या है, तो वो ज़ू को भी नाही, थोड़ा सा मी मी Googleवर चेक केलं, पण ते झू बंद आहे सध्या तरी. सो या सगळ्यातनं मी हा प्रश्न तुम्हाला ह्याचसाठी विचारला, कारण तुम्ही मेन्शन केलं की जॉग्राफिकली सोलापूर खरंच ब्लेस्ड आहे. सगळं आहे. सो मला हे पण विचारायचं आहे की तुम्ही मुंबईत राहून आहात, बरोबर? मुंबईची अर्बन लाईफस्टाईल जगून आहात आणि तुम्ही सोलापुरात पण राहणं पसंत करता. सो टुरिझम किंवा छोट्या-छोट्या आयुष्यातल्या गोष्टी, ते क्षण एन्जॉय करणं कुठल्याही फॅमिलीसाठी महत्त्वाचं असतं. तुमच्याहीसाठी असेनच. मग तुम्ही काय प्रिफर करता? आता सोलापुरात फिरण्यासारखं काही नाहीये किंवा व्हिजिट करण्यासारखं नाहीये आणि मुंबईत या गोष्टी संपत नाही. मग तुम्ही मुंबईची अर्बन लाईफस्टाईल जास्त पसंत करता की गावाकडं येऊन मातीतलं राहणं पसंत करता? नहीं, मेरा पर्सनल व्यू अगर आप पूछेंगे हं. तो मुझे तो मेरा सोलापुर ही पसंद है। अच्छा. चाहे वो जैसा भी हो या घूमने के लिए शायद जगह ना हो, हं. फिर भी सोलापुर ही पसंद है, पीसफुल है, अच्छा है। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं भी छोटे से बड़ा हुआ हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं भी मेरे पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे घुमाने लेके चलो। हं. ये तो हर एज के लिए, हर एज के लिए हर सिटी में सहूलतें होना चाहिए। एज़ अ किड आपके पास वो पार्क होना चाहिए। एज़ अ ओल्ड एज पर्सन आपके पास वो सहूलत होना चाहिए जहाँ पर आप जाकर वॉक कर सको। तो तमाम अलग-अलग एज के लिए अलग-अलग हं, हं. चीज़ें का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी बरं. है। आपण टुरिझमबद्दल बोललो, मुंबईबद्दल बोललो, सोलापूरबद्दल बोललो आणि तुम्ही म्हणालात, की पोटेन्शियल खूप आहे, पण कामं होत नाहीयेत. कामं करायची इच्छाशक्ती पण आहे, तरीही कामं होत नाहीयेत. सगळं जॉग्राफिकली पॉसिबल आहे, सगळं आहे, पण कुठेतरी काहीतरी कमी पडतंय. बरोबर? अं, आणि तुम्ही मागेही म्हणालात, याआधी पण असं म्हणालात, की टीमवर्क असतं. इंडिव्हिज्युअल करूच शकतो, पण टीम सोबत आली की त्याचा रिझल्ट हा फास्ट आणि चांगला असतो. बरोबर. आणि मी जे नोटीस केलंय ते तुम्ही तुमच्या अ, विरोधी पक्ष मी म्हणू शकते किंवा कॉम्पिटिटिव्ह जे पक्ष आहेत, त्या सगळ्या पक्षातल्या नेत्यांसोबतचे तुमचे संबंध चांगलेच आहेत. मग यामागे काय कारण आहे? तुम्ही राजकारणी आहात, तुम्ही समाजकारणी आहात, पण तुम्ही मित्र म्हणून या सगळ्या लोकांना सोबत घेऊन चालताना दिसता. मग हे कसं जमतं? कसं शक्य होतं? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी परवरिश पे कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई हं, है, हं. आपको कैसे संस्कार मिले हैं। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे माता-पिता ने
मुझे ऐसे संस्कार दिए जिसमें गरज नहीं रखता मैं किसी के खिलाफ। ठीक है, पॉलिटिकली हम लोग अलग पार्टीज में हो सकते हैं, हमारा एजेंडा अलग हो सकता है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम लोग सब एक ही है। तो और ये राजकारण क्या है, अगर कोई हार रहा है कोई जीत रहा है, दैट इज़ फॉर 5 years, लेकिन संबंध हमेशा के होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं संबंध बनाने में बिलीव करता हूँ, उसी वजह से मेरा एक फंडा है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बिल्कुल। तो मैं इज्जत देता हूँ तो सामने वाले भी इज्जत देते हैं मुझे। वैसे मेरे हर पक्ष के लोगों के साथ, वो कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो, शिवसेना, बीजेपी, जो भी हो, हर पक्ष के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। और ये मैं मेरे पिताजी से सीखा हूँ कि वो भी हर लोगों के साथ, हर कम्युनिटी के, हर पक्ष के लोगों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था। इनफैक्ट कल का ही एक मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। कल हमारे सोलापुर शहर में ईद ए मिलाद का जुलूस निकला था। ओके। तो सुबह में जुलूस में कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं चेतन नरोटे, अच्छा। मैं उनके साथ घूम रहा था। हम्म। ही इज़ ऑल्सो, मतलब मेरे अच्छे मित्र हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और रात को लास्ट जब प्रोग्राम आसार मैदान में कव्वाली थी, तो वहाँ पर मैं एनसीपी के महेश कोटे साहब के साथ था। तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोगों के साथ, और इनफैक्ट महेश कोटे साहब ने तो वहाँ पर वो जो कव्वाल गा रहा था उसको ये यहाँ तक बोले कि ये फारूक शाब्दी और मैं, हम दोनों ने विधानसभा का इलेक्शन एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा है, बट स्टिल हम लोग दोनों, ये जो लोगों के दिल में जगह बनाना, एक दोस्त बनाना, संबंध को जप के रखना लाइफ लॉन्ग, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये मतलब ये खोने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल। आप आमदार बन जाओगे 5 साल बाद वो चली जाएगी, या उसको वापस पाने के लिए आपको फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये संबंध एक बार बन गए, आप उसको अच्छे से रखते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग काम आते हैं। ऐसा वा, म्हणजे अशी मैत्री आम्हाला निवडणुकीचा रिझल्ट काहीही आला तरी ही मैत्री बघायला मिळेल अशी मी आशा करते. कारण राजकारणात मैत्री जितक्या लवकर होते तितक्या लवकर ती तुटतानाही दिसते. सो आय एम होपिंग की असं काही तुमच्या बाबतीत होणार नाही. यावरून आपण आता इलेक्शनच्या मुद्द्याकडे येतोय, तर मला तुम्हाला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की यावर्षी जर तुम्ही निवडून आलात, MIM कडून तुम्ही लढत आहात 2024ची विधानसभा सोलापूर सेंट्रलमधून, जर तुम्ही निवडून आलात तर तुमच्या अजेंड्यावरती टॉप प्रायोरिटीला कोणत्या गोष्टी असणार आहेत? सबसे पहले तो निवडून आलात मत बोलिए. हाँ, मैं निवडून येणारच. हाँ, मैं जीत के ही आऊँगा. और अगर मैं जीत के आया तो टॉप प्रायोरिटी जो मेरी होगी वो मेरे मतदार संघ की विमेंस एम्पावरमेंट पे हम लोग काम करेंगे. ओके. जो हमारे मतदार संघ की महिलाएं हैं, मैं उनके लिए काम करने के लिए तब मेरी अलग प्लानिंग है. तो सबसे पहला जो काम होगा वो विमेन एम्पावरमेंट का होगा. उसमें उनके रोज़गार के मसले होंगे, उनकी डेली लाइफ के इश्यूज़ होंगे, उनका हेल्थ इश्यूज़ होगा. और हमारे मतदार संघ में कुछ महिलाएं बेचारी ये इंटरेस्ट के लोन में बहुत फंसी हुई है. साहूकारी, उसको क्या बोलते हो, ब्याजाने घेतलेले हाँ पैसे. वो है. तो उससे निकालने का हमारा एक हम लोग मुहिम चलाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारी महिलाएं जो भी है उसमें बच जाए. तो उसके लिए मैंने खास ये मेरी तरफ से ऑफर रखा हूँ. अगर फारूक शाब्दी जीत जाएगा, अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो विद इन वेरी फर्स्ट ईयर मैं मेरे मतदार संघ की महिलाओं के लिए एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो शहर का ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको 1 करोड़ रुपए मैं डोनेट करूँगा. वाह. जो हमारे मतदार संघ की महिलाओं को ये बचत गट बोलते हैं जिसको, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, जिनकी वजह से उनको ब्याज नहीं भरना पड़ेगा. बरोबर. तो वो 1 करोड़ का इस्तेमाल वो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए कर ले. सेकेंड, मैं अगर जीत गया तो एज यू नो मेरा थोड़ा छोटे मोटी फैक्ट्रीज है, काम चलता है. तो मैं एक यूनिट मेरा सोलापुर में शिफ्ट करूँगा. क्या बात है.
असेंबलिंग यूनिट, हाँ हाँ जिसकी वजह से मेरा टारगेट है फर्स्ट ईयर में कि 1000 महिलाओं को एवरीडे 1000 विमेन वर्कर्स को हम लोग काम देंगे, ओके और अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आउटकम अच्छा रहा, तो वो इंक्रीज करेंगे हर साल ओके नंबर्स को। तो 1000 महिलाओं को रोजगार पहले ही साल, ये फारूक शाब्दी की तरफ से, कोई सरकारी एड या निधि या किसका इंतजार अच्छा नहीं करना पड़ेगा। एज एन इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल 1 करोड़ रुपए का फंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए। तीसरी छोटी सी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ मेरी माँ बहनों के लिए, वो ये है कि आमदार बनने के बाद कुछ चंद लाख रुपए पगार मिलती है, महीना सैलरी होती है, तो मैं वो सैलरी भी नहीं लूँगा। अच्छा वो सैलरी मैं हमारे मतदार संघ के महिलाओं के लिए, उनका मेडिकेशन हो, या जो ज़ईफ़ ओल्ड लोग हैं जो अकेले हैं, जिनका कोई नहीं, उनके खाने के इंतज़ाम के लिए वो चंद लाख रुपए हर महीना हम लोग लगा के वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट इज़ विमेन विमेंस। एम्पावरमेंट हाँ, ओके और फिर उसके बाद तो बहुत लंबी लाइन है, उसके बाद तो यूथ पे फोकस करना है। आई बिल्कुल वांट टू स्टॉप माइग्रेशन अच्छा कैसे भी। अब वो नंबर नहीं बोलूँगा हम्म मैं अगर 100 को भी रोक सका तो एटलीस्ट शुरुआत तो होगी। हम्म तो मुझे माइग्रेशन रोकना है ताकि वो लोग को अपना लोकल यहाँ पर रोज़गार मिले, और वो लोग अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ उनके घर में रह सके। उसके बाद बहुत सारे काम है, वक्त आने पर होपफुली मैं जीतूंगा तब भी आप मेरा इंटरव्यू लेके ये सवाल बिल्कुल पूछना। बिल्कुल बिल्कुल भारी वाटलं म्हणजे तुम्ही वुमेन एम्पॉवरमेंट बाबतीत किंवा यूथ बाबतीत तुम्ही इतके पर्टिक्युलर आहात की तुम्हाला माहिती आहे गव्हर्नमेंट मदत करो किंवा नको करो या 3 गोष्टी मी करणार आहे ओके राईट. आणि ॲज अ वुमन आय रिअली फील गुड अबाउट इट मला खूप भारी वाटतंय कारण काय होतंय सध्याची देशातली स्त्रियांची एकूणच परिस्थिती पाहता वरवरच्या गप्पा खूप होत आहेत पण पर्टिक्युलरली कोणालाही काम करताना दिसत नाहीये किंवा सेफ्टीच्या बाबतीत नाही रोजगाराच्या बाबतीत नाही किंवा अ, आम्ही इंडिपेंडंट बनावं म्हणून कुठलीही पार्टी पर्टिक्युलरली काम करताना नाही दिसत आहे असं डेडिकेटेडली काम होत नाही आहे सो आय एम व्हेरी हॅपी टू नो की तुम्ही तुमच्या अजेंडावर हे ठेवलं आहे ऑल द बेस्ट कारण हे जर झालं ना तर सोलापूरमध्ये एक नवीन ऊर्जा येईल सोलापूरच्या स्त्रियांमध्ये यूथमध्ये एक ऊर्जा येईल की कोणीतरी असा माणूस आहे जो आमचा विचार करतोय ज्याला खरंच तळागाळाशी जाऊन काम करायला आवडेल ओके सो आई एम व्हेरी हॅपी टू नो दॅट आय एम व्हेरी थैंक हॅपी यू सो मच। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि मैंने जो बोला हूँ वो करने के लिए मुझे मौका मिल जाए। बिलकुल आणि शेवटचा एक प्रश्न आहे माझा तुमच्यासाठी की 2019 साली तुम्ही MIM कडून निवडणूक लढवली होती विधानसभेची आणि त्यावेळी तुमच्या अपोजिटला होत्या प्रणितताई शिंदे Right. त्या विजयी झाल्या पण तुम्ही दिलेली टक्कर लोकांच्या लक्षात आहे तुम्ही त्यावेळी प्रखरपणे लढलात आणि स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं आणि यावर्षी 2024ला तुम्ही पुन्हा आता विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उभे राहताय यावेळेस मागच्या कुठल्या चुका आहेत किंवा मागच्यापेक्षा यावेळेसची तयारी कशी वेगळी असणार आहे नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट कंपेयर मी। 2019 का फारूक शाब्दी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके 2024 का फारूक शाब्दी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। 2019 में बहुत सारी गलतियां थी, अच्छा और सिचुएशन भी वैसी नहीं थी, टाइम नहीं था इतना। कम टाइम में मैंने इलेक्शन लड़ा था। तो इस बार हम लोग बहुत ताकत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। रिजल्ट के दिन मैं आपको फ़ोन करके मैं अपना रिजल्ट बताऊंगा सर। बिलकुल बिलकुल मलाही तुम्हाला जिंकताना बघायला आवडेल कारण या इंटरव्ह्यूमध्ये मी जे तुम्हाला प्रश्न विचारले तुम्ही खरंच त्याची समाधानकारक मला उत्तरं दिलेली आहेत लोकांनाही मला हेच सांगायला आवडेल की या सगळ्यात तुम्हाला असा एक व्यक्ती मिळतोय की जो त्याच्या मतांवर ठाम आहे त्याला धर्माचं राजकारण करायचं नाही आहे आणि ज्याला तळागाळाची जाणीव आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो एक व्यावसायिक आहे तो जगात फिरून आलेला आहे त्यामुळे सोलापूरचं भलं करण्यासाठी हा माणूस नक्कीच लढेल आणि नक्की झटेल त्यामुळे फारूक शाब्दी यांना जिंकताना बघायला आपल्याला सगळ्यांना नक्कीच आवडेल थँक्यू